चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन की ये लगातार 104वीं वेबिनार है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लगभग 3 विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। हमारे टीम मध्य प्रदेश के अन्य अन्य राज्यों, अन्य जगहों पर उपस्थित है। सबसे जरूरी चर्चा इस समय अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में अभी नगरीय चुनाव चल रहे हैं, पंचायतों के चुनाव चल रहे हैं। हमारे साथ आज 2 महत्वपूर्ण लोग इस विषय पर चर्चा के लिए जुड़े हुए हैं। पंचायतों में बालकों के लिए क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए, 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए इन पंचायतों में क्या व्यवस्था होनी चाहिए, इस पर आज हम बातचीत करने वाले हैं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता संगीता शर्मा जी जुड़ी हुई हैं। आप प्रदेश उपाध्यक्ष हैं एवं मीडिया विभाग की प्रभारी हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस की। नेहा बग्गा जी जुड़ी हुई हैं। मैं संगीता जी से आग्रह करूंगा कि ये विषय हमारा कि आपके अनुसार पंचायतों में बच्चे जो देश का भविष्य हैं, पर वो वोटर नहीं है, वो किसी पार्टी का वोटर नहीं है, लेकिन भविष्य में वो बच्चे हर पार्टी का वोटर भी हैं और इस देश की आधारशिला भी वो बच्चे हैं। तो उन बच्चों के लिए पंचायतों में क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए और इसके लिए आपकी क्या सोच है, इस बारे में बातचीत करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं संगीता शर्मा जी को। संगीता जी, ओवर टू यू। जी नमस्कार आप सभी को। जैसा कि आपने बताया है कि हमारा जो सब्जेक्ट है कि पंचायतों में क्या होना चाहिए बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे हमारे वोटर नहीं होते हैं और ना ही किसी राजनीतिक दल उनके बारे में कभी सोचता है। अगर हम देखेंगे तो कुछ गंभीर नहीं होते हैं इसको लेकर, क्योंकि वो हमारे वोटर नहीं होते हैं। परंतु सरकारें बनने के बाद जो दल होते हैं, जिनकी सरकार बनती है, उसके बाद वो लोग लगातार योजनाएं बनाते हैं और योजना बनाने के बाद उन बच्चों के लिए कार्य करते हैं। उसके पीछे भी कारण होता है कि पेरेंट्स को खुश करना। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि किस तरीके से राजनीतिक दल क्या क्या करना चाहते हैं। मैं अपनी पार्टी का बताऊंगी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या करना चाहती है और उन्होंने अभी तक क्या क्या किया है। तो इसके अंतर्गत मैं बताना चाहूंगी कि हमने संगठन स्तर पर बच्चों के लिए ऐसे कार्य किए हैं जो अभी तक हम सरकारी तौर पर जो हमारे वचन पत्र, घोषणा पत्र, मैनिफेस्टो जो बनता है, उसमें भी हम इनको शामिल करेंगे। और अभी हम देखेंगे कि जिस तरीके से पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने सबसे ज्यादा यदि किसी पर ध्यान दिया था तो बच्चों पर दिया था। और वो बच्चों से काफी स्नेह रखते थे, बहुत ज्यादा उनसे प्यार करते थे और बच्चे उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहकर पुकारा करते थे। तो चाचा नेहरू ने हमेशा बच्चों के लिए कार्य किया है, बच्चों को आगे लाने का कार्य किया है, क्योंकि वे जानते थे कि ये देश का भविष्य है। इसी तरह जब पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा जी जब आई, तो इंदिरा जी ने भी बच्चों के बारे में सोचा, बच्चों को किस तरीके से आगे ले जाकर आया जाए। तो इस तरीके से इंदिरा गांधी जी ने बच्चों की एक सेना बनाई थी, जिसका नाम उन्होंने दिया था वानर सेना। और ये वानर सेना जो थी, ये सब 18 साल से कम उम्र के थे, 15 से कम उम्र के थे। और ये बच्चे बढ़ चढ़कर पार्टी के लिए संघर्ष करना, कार्य करना, इस तरीके से उन्होंने एक सोच स्थापित की थी देश के अंदर कि बच्चे भी हमारे देश का भविष्य है। अगर फिर हम उससे आगे चले आए तो लगातार आप देखिएगा कि अभी मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी हैं और कमलनाथ जी ने भी बच्चों के बारे में सोचा और उन्होंने सबसे पहले यहाँ पर बाल कांग्रेस की स्थापना की। बाल कांग्रेस की स्थापना की, उन बच्चों को आगे ले जाने का कार्य किया जो अभी स्कूल में पढ़ते हैं पर साथ में संगठन में कार्य करेंगे। और उनके जो अध्यक्ष होते हैं उनका नाम उन्होंने कैप्टन दिया है। तो अब बच्चों को हम कैप्टन कहकर बुलाते हैं, जो हमारे पदाधिकारी हैं संगठन के अंदर, बाल कांग्रेस के पदाधिकारी। उनकी ज्वाइन हो गई है, प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं, कैप्टन बन गए हैं, जिला स्तर पर आ गए हैं। तो एक बहुत बड़ी एक टीम तैयार हो गई है, जिसकी शुरुआत मध्य प्रदेश से माननीय कमलनाथ जी ने शुरुआत की है। तो इस तरीके से संगठन स्तर पर हम लोगों ने बच्चों के लिए ऐसे कार्य किए हैं। अब जहां तक हम बात करते हैं कि पंचायत स्तर पर या विधानसभा आने वाली है अभी 2023 में, तो उसमें हम बच्चों के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने उनके लिए भी बहुत सारे ऐसे जो घटनाएं घट चुकी है, पहले तो हम उस पर विचार करेंगे कि किस तरीके से बच्चे, आजकल हम देख रहे हैं कि लगातार बोरवेल में गिर जाते हैं। पंचायतों पे खुदाई का कार्य चलता है, जो विकास कार्य चलते हैं, उसके बीच में जो प्रोजेक्ट चलते हैं उसमें लगातार हम देख रहे हैं कि बच्चे बोरवेल में गिर जाते हैं और कई सेना तक को उसमें बुलाना पड़ता है, कई घंटों का समय लगता है और पूरे देश की धड़कन बढ़ जाती है कि बच्चा जीवित रहेगा या मर जाएगा, उसके पेरेंट्स का क्या होगा। ये सारी लगातार लोग टीवी पर इसको देखते रहते हैं और सोचते हैं कि बच्चे का क्या होगा। तो इस पर भी हम लोग कार्य कर रहे हैं।
कि किस तरीके से मैं खुद ही पर्सनली इस पर एक याचिका तैयार हो गई है मेरी, वो याचिका लग जाएगी जल्दी ही, और मैं इस पर खुद कार्य कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि इस तरीके से 1 2 बार 3 बार तो हो जाता है, परंतु बार बार ना हो, इसके लिए मैंने एक याचिका तैयार की है और उसके जल्द ही मैं इस पे न्यायालय में लगाने जा रही हूँ। जहां तक की दूसरी बात है कि जो अभी हम प्रेजेंट सिनेरियो देखें तो जो सरकारें हैं जो व्यवस्था नहीं कर पाती है, और उसके कारण क्या होता है, डॉग बाइट्स, बच्चों को आजकल कुत्ते बहुत काट रहे हैं, झपट रहे हैं और बच्चों की मौत तक हो रही है। तो इस पर भी हमने एक गंभीर विचार किया है और हम आने वाले समय पर कांग्रेस पार्टी इस पर विचार करके और इन सारी जो समस्याएं हैं देश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, उन समस्याओं पर हम काम करेंगे। हम देखते हैं कि प्रदेश के अंदर एक और भयावह समस्या है कि हम गाड़ी से कहीं भी जाते आते हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हमें भीख मांगते दिखते हैं। जबकि मध्य प्रदेश के हालात ये हैं कि 17 18 सालों से मध्य प्रदेश में एक ही सरकार है और वो एक ही सरकार लगातार है, और उसके बावजूद भी ये समस्याओं का समाधान अभी तक नहीं हुआ है। तो इस पर भी माननीय कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी बहुत गंभीर विचार से कार्य कर रही है। हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश के अंदर बाल मजदूरी तो सबसे ज्यादा हो रही है, बच्चों से मजदूरी करवाई जाती है। तो इस पर भी हम गहन चिंतन कर रहे हैं, हमारे मैनिफेस्टो में इसको लेकर आने वाले हैं, और हर स्तर पर हम बच्चों के लिए कार्य करेंगे। आगे हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश कुपोषण में भी नंबर 1 है। आप देखेंगे कि हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं भूखमरी से परेशान है, उन्हें भोजन नहीं मिल रहा, पर्याप्त भोजन नहीं मिल रहा। उनकी माता जब गर्भवती होती है उस वक्त भी वो कुपोषण का शिकार, मतलब अंदर ही हो जाते हैं, मदर के जब जन्म से पहले ही वो कुपोषित हो जाते हैं। और जन्म लेने के बाद आप देखेंगे कि जब वो 1 साल का अपना जन्मदिन भी नहीं मना पाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरीके से कुपोषण भी बहुत भयावह स्थिति बनता चला जा रहा है। आंगनवाड़ियों के अंदर पर्याप्त भोजन नहीं मिल रहा है या पर्याप्त बजट नहीं पहुंच रहा है। तो इसको लेकर भी माननीय कमलनाथ जी और मध्य प्रदेश की हमारी कांग्रेस की संगठन है, वो इसको लेकर चिंतित है और आगे इस पर कार्य करने जा रहा है। अब देखेंगे कि भ्रूण हत्या, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो बहुत ज्यादा आ गई है देश के अंदर, और उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से पहले जान लिया जाता है कि बेटा है या बेटी है। तो भ्रूण हत्या की समस्या भी हमारे यहाँ बहुत बड़ी गंभीर होती चली जा रही है। हम उस पर भी गंभीर विचार कर रहे हैं और आगे इस पर हम कार्य करेंगे, जो कि हमारी पार्टी, जैसा आपने बताया कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं, तो इन पर हम विशेष ध्यान देने हैं। सबसे बड़ी समस्या यदि देश के अंदर है तो वो है शिक्षा की। अशिक्षा सबसे बड़ी समस्या है और इस पर सरकारें ध्यान नहीं देती है। जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे तो क्या करेंगे, तो हमारे जो देश का भविष्य है, जिन बच्चों को हम देश का भविष्य कहते हैं, उन बच्चों को हमें आगे लेकर आना है, तो उन्हें शिक्षित होना बहुत जरूरी है। तो हम शिक्षा पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि कई वर्षों से हम देख रहे हैं कि शिक्षा का स्तर जो है बहुत निचले स्तर पर पहुंच गया है मध्य प्रदेश पर। जहां हजारों बच्चे पढ़ना चाहते हैं वहां पर टीचर नहीं है, जहां हजारों बच्चे स्कूल जाना चाहते हैं वहां पर स्कूल के बिल्डिंग मेंटेनेंस नहीं है। तो ऐसा लगातार हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के हालात शिक्षा के स्तर पर भी बहुत निचले पायदान पर आ गए हैं। तो हम इसको लेकर भी बहुत गंभीर है, क्योंकि योजनाएं तो मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा बनाई जा रही है, परंतु उन पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है और उन योजनाओं का लाभ जनता तक नहीं पहुंच रहा है, केवल विज्ञापनों तक ही सीमित रहता है। तो ये एक बड़ी गंभीर समस्या है, क्योंकि टैक्स के रूप में करोड़ों रुपया सरकारों के पास आता है, परंतु वो विज्ञापनों ब्रांडिंग में खर्च हो जाता है। तो इस पर हम विशेष ध्यान देंगे। माननीय कमलनाथ जी की जब 15 महीनों की सरकार बनी थी, उन्होंने उस वक्त सबसे पहला काम यही किया था कि हम विज्ञापन जारी नहीं करेंगे, होर्डिंग पोस्टर नहीं लगाएंगे। और आपने देखा होगा कि उन 15 महीनों में मध्य प्रदेश में कोई होर्डिंग पोस्टर नहीं लगे थे, और उन्होंने इस कार्य को इम्प्लीमेंट करके दिखाया था। उन्होंने फिजूल खर्ची पर रोक लगाई थी, क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार कर्ज में डूबी हुई थी और खजाना पूरी तरीके से खाली था। और कमलनाथ जी का यही उद्देश्य था कि हम किस तरीके से प्रदेश को आर्थिक रूप से सक्षम बनाएं, और उन्होंने आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए पहला कदम ही इस तरीके का उठाया था कि हम अपने खुद की ब्रांडिंग और खुद के विज्ञापन जारी ना करके हम बच्चों के लिए, प्रदेश के लिए, जो आने वाला भविष्य है उनके लिए कार्य करें, बेरोजगारी के लिए हम कार्य करें, जो महंगाई बढ़ रही है उसके लिए कार्य करें। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी बहुत गंभीर थे इन सब विषयों को लेकर। जब हम उनके साथ मीटिंग में बैठते थे, चर्चा करते थे ऑफ द कैमरा, तो उस समय वो बताते थे कि मेरा उद्देश्य केवल इस प्रदेश को आगे लेकर जाना है, जो कि लगभग 40 साल पिछड़ चुका है, और वो 40 साल पिछड़े हुए प्रदेश को उन्हें आगे लेकर जाना था। तो इसी तरह उन्होंने सिग्निफिकेंट मध्य प्रदेश लेकर आए थे, और उन्होंने देश के उद्योगपतियों को आमंत्रित करके मध्य प्रदेश के आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए
बहुत सारी योजनाएं तैयार की थी जिसे वो पूरा नहीं कर पाए हैं। अब हम सभी लोग एकजुट होकर माननीय कमलनाथ जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाने के लिए 2023 की तैयारी कर रहे हैं, जिससे एक ऐसे अनुभवी और राष्ट्रीय नेता इस प्रदेश को मिले कि इस प्रदेश का भविष्य सुरक्षित हो और इस प्रदेश के बच्चे सुरक्षित हों। एक मुख्य समस्या और भी है मध्य प्रदेश के अंदर कि छोटे छोटे बच्चों को लेकर धर्म परिवर्तन करवाया जाता है। तो ये जो बच्चे होते हैं ये तो एक मिट्टी के समान होते हैं, कुम्हार इसे जैसा रूप दे वैसे हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक अच्छा कुम्हार नहीं है प्रदेश का नेतृत्व करने वाला, और यही कारण है कि उन बच्चों को हम जो है कि पूरी तरीके से एक अच्छे रूप में नहीं ढाल पा रहे हैं। चाहे वो शिक्षा का स्तर ले लीजिए आप, यहाँ पर स्वास्थ्य समस्याएं, कुपोषण जैसी बहुत गंभीर समस्याएं मध्य प्रदेश के अंदर। तो हम इन सारी समस्याओं को एकजुट करके हमारा वचन पत्र तैयार करने जा रहे हैं, और उसमें इन बच्चों के लिए विशेष तौर पर हम देखेंगे कि बच्चों के ऊपर कार्य नहीं किया जा रहा है क्योंकि वे वोटर नहीं है। और कांग्रेस पार्टी इस चीज का पर ध्यान नहीं देते हुए सबसे पहले ध्यान देगी कि चाहे बच्चे हमारे वोटर हो न हो, पर इस देश का भविष्य जरूर है। तो उनके लिए ये सारे कार्य जो मैंने अभी आपको बताए हैं, ये सब हमारा करने का प्लान चल रहा है। और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम बच्चों के लिए ये सारे कार्य करने जा रहे हैं। धन्यवाद संगीता जी, आपने कुछ पॉइंट्स बहुत अच्छे बताए। बोरवेल, डॉग बाइट, भीख मांगते हुए बच्चे, इसके अलावा जैसे पंचायत के बच्चों के लिए क्या एक स्कूल की व्यवस्था की जा सकती है, वहाँ विद्यालय या एक एक्सक्लूसिव उनके लिए कि जहाँ पे बच्चे आके खेलें और पढ़ें। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। नेहा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, नेहा बग्गा जी पत्रकारिता एवं मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएट हैं। एमआईटी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट से पंचायत से लेकर अमेरिका तक की ग्राउंड स्टडी किया है आपने। वर्तमान में आप प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की। संगीता जी मैं आपकी तरफ चलूंगा। पंचायतों में बच्चों के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं अलग होनी चाहिए, और जो एग्जिस्टिंग व्यवस्थाएं हैं उसको कैसे सुधारी जा सकती है, इस पर बात रखने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय नेहा बग्गा जी। बहुत बहुत धन्यवाद कृपा शंकर जी। सबसे पहले तो मैं आज चाइल्ड कॉन्वर्सेशन फाउंडेशन और राष्ट्रीय सेवा भारती ने जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर आज ये बातचीत रखी है उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि बच्चे ही हैं जो कल आने वाली हमारी जो पीढ़ी है हमारे देश को आगे लेकर जाने वाली है, और स्वस्थ समाज किस प्रकार से होता है उसका एक उदाहरण प्रस्तुत करेगी। तो इस पूरे कार्यक्रम में जो बहुत मुख्य बातें हैं, संगीता जी ने भी बहुत सी बातें रखी हैं, और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इन सभी मुद्दों पर बहुत गंभीरता से सोचती है। यही कारण है कि जो पिछला बजट रहा है मध्य प्रदेश का, देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि चाइल्ड बजट किसी राज्य ने लाने का काम किया है, और वो जो है मध्य प्रदेश उसमें पहला राज्य रहा है। आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में चाइल्ड बजट जो है वो 57,803 करोड़ का लाया गया है, जिसमें लगभग 220 योजनाएं जो हैं वो बच्चों से संबंधित उसमें इसको आवंटित किया गया है। इसमें लगभग अगर आप देखेंगे तो 18 जो मुख्य चीजें हैं उसको जोड़ा गया है, जैसे कि बेटी बचाओ की अगर हम बात करें जो बच्चों से डायरेक्टली कनेक्ट करता है, बहुत ही प्रसिद्ध और लोकप्रिय योजना है मध्य प्रदेश की। उसी प्रकार से लाडली लक्ष्मी योजना को आप देखें, और लाडली लक्ष्मी योजना पे तो मैं विशेष एम्फेसिस इसलिए भी करना चाहूंगी क्योंकि जब हमारी सरकार मध्य प्रदेश में आई थी, माननीय शिवराज जी ने जब सरकार संभाली थी, तो उस समय जो बच्चियों का रेशियो हुआ करता था वो 1000 पे 912 हुआ करता था। और अभी 2 दिन पुराना डेटा है कि जिस तरीके से लगातार लाडलियों को यहाँ पर पूजने का काम किया है, भ्रूण हत्या बहुत तेजी से होती थी, लगातार मुख्यमंत्री जी ने जब इसके लिए अवेयरनेस पैदा करने का काम किया, तो आज जो बेटियां हैं वो गर्व की तरह माँ बाप जो है, परिवार के सदस्य जो है, समाज जो है उन्हें देखने लग गया है, ना कि बोझ की तरह। और आज वो बच्चियां 1000 पर 970 हो गई हैं। तो ये दिखाता है कि कितना लंबा फासला जो है हमने पार किया है, और लगातार जागरूकता और भ्रूण हत्या जैसी जो बड़ी समस्या थी उससे निपटने में मध्य प्रदेश की सरकार ने काम किया है। पर यहाँ पर ये योजना पूरी नहीं होती है, यहाँ पर सेटिस्फैक्शन का रेशियो पूरा नहीं होता है, और इसीलिए आगामी जो हमारा मैनिफेस्टो है, जिसमें हम चाइल्ड मैनिफेस्टो जिसको कह रहे हैं, नगरीय निकाय, नगरीय परिषद और पंचायतों की दृष्टि से उसमें हम इसको आगे लेकर गए हैं। साथ ही स्वच्छता अभियान की जो बात करते हैं, हम सब जानते हैं कि जब केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी तो उस समय वहां पर जब स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई
तो बहुत सी जगह पर इसका मखौल भी उड़ाया गया कि अब एक प्रधानमंत्री जो है वो झाड़ू लगाने वाले हैं या वो बाथरूम और टॉयलेट्स की बात कर रहे हैं। पर आज ये योजना जो है पूरे विश्व भर में इसको सराहा जा रहा है। और जिस तरीके से हमारा देश ओडीएफ की तरफ आगे बढ़ा है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। नगरीय निकाय की दृष्टि से तो जब हम सड़क, पानी, कचरे की बात करते हैं, तो आज जिस तरीके से घरों से कचरा सेग्रीगेट कर कर लेकर जाया जाता है, सूखा अलग, गीला अलग, ये महत्वपूर्ण चीजें हैं क्योंकि इनसे बीमारियां उत्पन्न हुआ करती थी। और जब टॉयलेट्स की बात करते हैं, और क्योंकि बच्चे जो हैं इसमें बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ करते थे। महिलाएं जब बड़ी संख्या में खुले में शौच करने के लिए जाती थी, तो उनके साथ अगर आप एवरेज भी देख लें तो एक एक बच्चा उनके साथ जाया करता था नेचुरल कॉल के लिए। और इस वजह से वाटर बाउंड्रीज की बहुत सारी जो बीमारियां हैं उससे वो महिला भी जूझती थी और वो बच्चा भी जूझता था। आज इसको भी हमने अपनी कंटिन्यूटी में मैनिफेस्टो में जोड़ने का काम किया है। हेल्थ, स्वास्थ्य और पोषण अभियान तो है ही, जो बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो हमारे द्वारा चलाई जा रही हैं, और इनको भी इन मैनिफेस्टोज में हम लेकर आए हैं। ये बात सही है कि मध्य प्रदेश में कुपोषित बच्चों की संख्या जो है वो बड़ी बड़ी रही है, और उससे लगातार निपटने के लिए पोषण अभियान और उन बच्चों को चिन्हित करना जो कुपोषित हैं, कुपोषित बच्चों को चिन्हित करने के बाद उनके लिए कौन सा पोषण का आहार जो है वो सही होगा, इसका चयन करना। जिंक, और जिंक के साथ साथ क्या ओआरएस की जो संख्या है उसको बढ़ाना, उसको प्रोत्साहित करना, इस ओर भारतीय जनता पार्टी आगे भी ध्यान देने वाली है और इसको हमने अपने मैनिफेस्टो में जोड़ने का काम किया है। क्योंकि कई प्रकार की जब ग्रामीण इलाकों में खासतौर पर देखते हैं तो वो भ्रांतियां होती हैं और ये सब चीजों की एक्सेप्टेंस बहुत कम होती है। तो भारतीय जनता पार्टी ने इसको अभियान के साथ जोड़कर अपने मैनिफेस्टो में जोड़ने का काम किया है। अब जो बहुत सारी जगहों पर देखने में आया कि कोविड का जब पूरा काल चला, तो कोविड के काल में बहुत बड़ी संख्या में घरों में, क्योंकि सब बंद थे, एक अपना प्रकार का टेंशन था, किसी को जॉब लॉस को लेकर, कहीं पर पारिवारिक स्थितियां ठीक नहीं चल रही थी, तो वहां पे जो बच्चे हैं वो बड़ी संख्या में हिंसा का शिकार हो रहे थे। और ये सारा डेटा देश भर का हमारे सामने है। उन बच्चों के ऊपर कहीं पर क्रूरता से माता पिता या परिवार के सदस्यों के द्वारा उनको जिस तरीके का ट्रीटमेंट मिल रहा था, उस पर भी भारतीय जनता पार्टी ने अलग से कई सारे एनजीओ और स्व सहायता समूह से चर्चा करके उनको इसमें मुख्य केंद्र में लाने का काम किया था। इसको भी हमने जोड़ने का काम किया है, क्योंकि ये जो बच्चों के ऊपर जिस प्रकार की हिंसा हुई है उसका ट्रॉमा मुझे लगता है कि एक दो दिन का नहीं होता है, और उससे बाहर निकालने के लिए लगातार काउंसलिंग सेशंस चलाने की आवश्यकता है। अब उसके साथ में हम देखते हैं कि बाल विवाह जैसा कानून जो है हमारे देश में बहुत पुराना है, पर उसके बावजूद कहीं कहीं पर उसका उल्लंघन होता है। तो हमने अपने मैनिफेस्टो में इसको जोड़ा है कि बाल विवाह संबंधित कानून का पालन किस तरीके से कराया जा सके, कैसे इसको पूरी तरीके से जड़ से उखाड़ा जा सके, एक ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। सड़क पर हम छोटे छोटे बच्चों को बाल श्रम करते हुए देखते हैं, उनके परिवार के सदस्य भी जानते हैं ये ठीक नहीं है, समाज भी जानता है कि वो ठीक नहीं है, पर उसको खत्म करने के लिए, क्योंकि एक बड़ी समस्या है, उसके लिए हमने मैनिफेस्टो में जोड़ने का काम किया। साथ में बाल तस्करी हो गया, या फिर कोविड की फिर से बात करूं तो जो शाला त्याग, जिसको हम ड्रॉप आउट कहते हैं, ड्रॉप आउट्स की संख्या भी बढ़ी थी, क्योंकि सब कुछ टेक्नोलॉजी पर चलने लग गया था, एक दूसरे से संपर्क नहीं था, तो बच्चों को उसमें भी बहुत सारा जो है लॉस का सामना करना पड़ा है। साथ ही साथ एक जो बहुत मुख्य बिंदु हमने इसमें विचार किया है, मैनिफेस्टो में रखा है, ये है कि छोटे छोटे ब्लॉक स्तर पर हम छोटी छोटी टीम्स बनाए, ग्रुप्स बनाए, जो लगातार शासकीय लोगों को, सरकार को फीडबैक देता रहे कि कैसे वहां पर कौन सी समस्या आ रही है और किस समस्या को निपटने के लिए वहां पर स्थानीय लोग क्या सुझाना चाहते हैं। ब्लॉक स्तर में टीम गठित करने की बात मैंने आपके सामने कही है। हम ये भी देखते हैं कि सड़कों पर बहुत सारे बच्चे ऐसे ही घूमते रहते हैं, और उनके लिए सामाजिक तौर पर और सरकार के तौर पर कैसे वैकल्पिक कक्षाएं चालू की जा सकती हैं, उनके लिए स्किल डेवलपमेंट शुरू किया जा सकता है, इस पे भी हमारा ध्यान रहेगा। अब जो मैंने आपसे कहा कि कोविड के समय, अब क्योंकि शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो इन बच्चों के पास, कईयों के पास मोबाइल था, पर एक बड़ी समस्या ये आई है कि उनके पेरेंट्स जो हैं वेल इक्विप्ड नहीं थे, वेल एजुकेटेड नहीं थे,
कि उन्हें कोविड में जो ये मोबाइल है कक्षाओं में जुड़ने में उनकी मदद कर सकें या क्या चल रहा है उसमें मदद कर सकें, क्योंकि कम्युनिकेशन बिल्कुल वन वे चल रहा था। उसमें जिन बच्चों का लॉस हुआ है और जो ब्लॉक स्तर की कमेटी जो गठित की जाएगी उनके जो सुझाव आएंगे उसमें उन बच्चों को चिन्हित करके प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा जो उनका इस ड्यूरेशन का जो गैप रहा है। अब हम ये देखते हैं कि कोविड-19 जब हुआ तो उसमें वैक्सीनेशन पे सरकार ने बहुत मुख्य भूमिका निभाई, और एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार मध्य प्रदेश की सरकार ने विश्व के अंदर वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बनाया। इसमें बड़ी संख्या में गर्भवती महिलाएं भी रही हैं, और साथ में बच्चों के जो टीके हैं जो उन्हें समय समय पर देने की आवश्यकता होती है जन्म के बाद, उस पर भी विशेष ध्यान देने का काम जो है वो सरकार ने किया। कहीं पर कोई पेंडेंसी है तो उसका भी चेक कर कर आगे वाले समय में कैसे उसको चलाया जाएगा, इसको हमने अपने मैनिफेस्टो में जोड़ने का काम किया है। इसके बाद एक जो बहुत महत्वपूर्ण चीज आती है पोषण। तो हम ये देख रहे हैं कि पोषण अभियान जो चलाया गया था उसकी कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए पोषण अभियान को हमने जोड़ने का काम किया है अपने मैनिफेस्टो में। कुपोषण से मुक्ति जो है वो इसका सबसे बड़ा और पहला लक्ष्य होगा। जो बच्चे कुपोषित हैं उनको चिन्हित कर कर मैंने आपसे पूर्व में भी इसको मेंशन किया कि उनकी क्या कमियां हैं उनके शरीर में, उसको दूर करने के लिए उनको किस प्रकार से स्वास्थ्य लाभ मिल सके, इस पर पूरा ध्यान रहेगा। अब हमने जो सबसे महत्वपूर्ण काम ये किया है कि नगर पंचायत, नगर पालिका और पंचायत स्तर पर जो छोटे छोटे स्वास्थ्य केंद्र होते हैं उस पर विशेष ध्यान देंगे कि वहां पर न केवल डॉक्टर और नर्सेस की उपलब्धता हो, बल्कि उनके साथ में वहां के जो लोकल स्थानीय कार्यकर्ता हैं उनको कैसे स्किल डेवलप करके वहां पर सेवाएं देने में हम लोग वेल इक्विप्ड कर सके, जिससे कि बड़ी संख्या में ये सहयोगी बन सके वहां पर अपने गांव में, अपने नगर में। अब जो बच्चा स्कूल जाता है या जो अपने घर के अंदर है, एक बड़ी समस्या एक समय था जब उन्हें झेलनी पड़ती थी कि स्वच्छ पानी नहीं मिलता था, या फिर दूर दूर से बच्चों को पानी लेने के लिए जाना पड़ता था, और उस पानी लेने जाने के लिए कई बच्चे जो हैं स्कूल से ड्रॉप आउट्स होते थे। अब नल के माध्यम से जल पहुंच रहा है, और जो वॉश और पीने का जो पानी है, क्योंकि दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है बीमारियों को दूर रखने के लिए, तो ये पानी की स्वच्छता जो है इसको भी हमने अपने एजेंडे में जोड़ा है, अपने मैनिफेस्टो में जोड़ने का काम किया है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो संगीता जी ने कही कि स्ट्रीट स्ट्रे डॉग्स जो होते हैं वो कई बार हम देखते हैं कि कई कई अलग अलग मोहल्लों में किस तरीके से वो बच्चों को उठा के ले जाते हैं, नोच देते हैं। उसके लिए भी सरकार ने विशेष ध्यान रखते हुए उनको जो कैच करने वाली टीम्स हैं वो कितने समय में जाएंगी, और उसके लिए कैसे हेल्पलाइन नंबर जनरेट किए जा सकते हैं नगर के स्तर पर, उसकी भी एक योजना बनाई है इस मैनिफेस्टो। मुझे लगता है मैंने मोटे मोटे जितने पॉइंट्स थे बच्चों के लिए जो हम लोग सोच के चलते हैं उसको सामने रखने का काम किया, और एक बहुत बड़ा कार्य जो हुआ है कि आज मध्य प्रदेश के अंदर बड़ी संख्या में हमारे पास लाडली लक्ष्मियां हैं। तो ये भी एक बहुत विशेष और बड़ी योजना है जिसको हम निरंतर धन्यवाद नेहा जी, संगीता जी, आप लोगों के दोनों सर के मैं दो विचार। पॉइंट और जोड़ना जी चाह रही थी नेहा जी, जी के बाद। बिल्कुल हाँ जी बिल्कुल जी। जी। हाँ, मैं दो पॉइंट थोड़ा सा मिस कर गई थी, तो मैंने कहा कि अब नेहा जी का पूरा हो जाए उसके बाद ही बोलती हूँ। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में बच्चे लापता बहुत ज्यादा हो रहे हैं, उसको लेकर भी माननीय कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी चिंतित है। इसको लेकर भी हम अपने जो वचन पत्र है उसकी तैयारी चल रही है हमारे यहाँ। और दूसरा, माननीय कमलनाथ जी ने अपनी 15 महीनों की सरकार में शुद्ध के लिए युद्ध किया था, और वो जो मिलावटखोर माफिया थे उनको हमने प्रदेश के अंदर रोक लगाई थी उनके ऊपर। और जो हमारे तमाम घरों में बच्चे हैं वो एक जहरीला भोजन करने से बचत हुई थी उसकी, और मिलावटखोरों पर बड़ा शिकंजा कसा गया था। इसको हमने पिछले 2018 के मैनिफेस्टो में रखा था, और हमारी सरकार बनने के बाद तुरंत इसे इम्प्लीमेंट किया था, और कई ऐसे मिलावटखोरों को हमने सरकार में रहते हुए उन पर नकेल कसी थी। दूसरा, मध्य प्रदेश के हालात आंगनवाड़ियों के बहुत ज्यादा खराब है, एकदम बद से बदतर हैं। वहां पर पीने का शुद्ध पानी नहीं है, और खाने के लिए बच्चों के पास बर्तन तक नहीं है।
वहां पर लाइट घंटों नहीं रहती है। ऐसी कई आंगनवाड़ियां हमने अभी अपने इसमें हमारे जो पार्षद और नगरीय निकाय जो पंचायत चुनाव हो रहे हैं, इसमें हमने उन लोगों से आंगनवाड़ियों का भी बहुत बड़ा एक मामला सामने आया था। जब शिवराज सिंह चौहान जी ठेले पर निकले थे बच्चों के लिए खिलौने मांगने, तब हमने अपनी पंचायत स्तर के हमारे कार्यकर्ताओं से आंकड़े बुलवाए थे और हमने ये कहा था कि आप बताइए वहां की क्या स्थिति है। तो उन्होंने हमको संगठन स्तर पर वीडियो भेजे थे और फोटोग्राफ सेंड किए थे और ये बताया था कि वहां के ऐसे हालात हैं कि बच्चों को 2 टाइम का भोजन नहीं मिल रहा है, फंड नहीं आ रहा है, इसकी वजह से सरकार पैसा नहीं दे पा रही है। और उस वजह से आज जो आंगनवाड़ियों की स्थिति बहुत खराब है। जो वहाँ आंगनवाड़ी की जो कार्यकर्ताएं हैं, जो वहां पर सहायिकाएं जिनको कहते हैं हम, वो सहायिकाओं का वेतन तक नहीं मिल रहा है। तो ये हालात है, उस पर भी हम तैयारी कर रहे हैं। 2023 के चुनाव जब होंगे, इसमें हम अपने वचन पत्र में इसको शामिल करेंगे। तो ये 3 महत्वपूर्ण और पॉइंट रह गए थे जो मैंने कहा इसे पूरा कर देती हूँ और आप सभी जी से आज्ञा लेती हूँ। जी, धन्यवाद संगीता जी और नेहा जी, आप दोनों के विचार लगभग एक जैसे ही हैं और ऐसा ही होना चाहिए कि हम बच्चों के लिए मिलजुल कर कार्य करें। और हमने आपके सारे पॉइंट्स लिखे हैं। अब चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन दोनों के पॉइंट्स को समरी करके उचित प्लेटफॉर्म पर उठाएगा। हम आगे की तरफ चल, संगीता जी को शायद कहीं जाना है तो आप जा सकते हैं। आप नेहा जी जुड़े रहिए, प्रश्न उत्तर हम आखिरी में लेंगे अगर किसी का होगा तो। वैसे आगे संगीता जी ने अपना विषय रखा है, जी एक बार सीएफ क्या सोचता है इसको भी सुन जी करके जाएंगे तो अच्छा होगा। हाँ, हम भी यही चाह रहे थे अगर संगीता जी सुन लेती कि हमारा इसमें क्या योगदान है। हमारे अध्यक्ष जी भी जुड़े हुए हैं, तो आप चाहें तो 1 मिनट 2 मिनट में अपनी बात रख सकते हैं हमारे विचार को लेकर के। अध्यक्ष जी, जी अध्यक्ष जी, अभी भाई सब 2 अभी स्पीच और होनी कोई है। स्पीच होना है क्या? जी तो आप जी कंटिन्यू जी कीजिए, फिर तो उसका क्रम बिगड़ जाएगा जी। तो आज 26 जून विश्व नशा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। नशा एक ऐसी चीज है जो हमारे बच्चों, बुजुर्गों और युवाओं सभी को प्रभावित करती है। किसी भी ऐसी स्थिति या किसी भी वजह से हमारा अपने मन के ऊपर से, हमारे शरीर पर से अगर कंट्रोल समाप्त हो जाए तो ऐसी स्थिति को हम नशा कहते हैं। आंकड़े एक राज्यसभा में सामाजिक न्याय एवं महिला बाल विकास के द्वारा प्रस्तुत किए गए पिछली साल, मैं सारे आंकड़ों पर नहीं जाऊंगा, एक छोटे से आंकड़े। भारतवर्ष में लगभग 1.5 करोड़ बच्चे हैं जो नशा से प्रभावित हैं, नशे के शिकार हैं आज की डेट में। और आप यकीन मानिए जो मैं नाम लेने जा रहा हूँ उनमें से बहुत सारे नशे के बारे में हम लोगों ने सुना भी नहीं होगा, लेकिन यह नशा बच्चों के लिए उपलब्ध है। 1.5 करोड़ में से 30 लाख बच्चे शराब का सेवन करते हैं, 20 लाख भांग का सेवन करते हैं, लगभग 40 लाख बच्चे ओपियोइड्स का सेवन करते हैं, 20 लाख बच्चे सेडेटिव्स का सेवन कर रहे हैं, 30 लाख इनहेलेटिव्स का सेवन करते हैं, लगभग 2 लाख बच्चे इसमें से कोकीन का सेवन कर रहे हैं, 4 लाख बच्चे एटीज नामक एक पदार्थ है जिसका सेवन करते हैं, हल्कुनोनिस करके भी एक नशा है जिसको लगभग 2 लाख बच्चे इसका सेवन कर रहे हैं, और 2 लाख बच्चे अन्य नशा, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू आदि का सेवन कर रहे हैं। इस प्रकार लगभग 1.5 करोड़ बच्चे हमारे देश के नशे की तरफ प्रवृत्त हो रहे हैं या कहीं ना कहीं से नशा सेवन कर रहे हैं। वास्तव में नशे का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, बच्चों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सारी बातों पर विस्तार से बात करने के लिए हमारी टीम आज शुद्धि नशा मुक्ति केंद्र में जुड़ी हुई है। शुद्धि नशा मुक्ति केंद्र से मेघा दीदी और राजीव सर का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। राजीव सर, आप अपनी बात रखें, 10 से 15 मिनट का समय है हमारे पास। फिर हम सतना की तरफ बच्चे बढ़ेंगे जहां बच्चे हमारा इंतजार कर रहे हैं इस विषय पर बात करने के लिए। राजीव तिवारी जी, ओवर टू यू। आपका माइक चालू कर दे राजीव जी। सभी उपस्थित जनों को मेरा नमस्कार। सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, जैसे कि आज विश्व अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थों के दुरुपयोग का निरोध दिवस है, और मैंने देखा है, मेरा व्यक्तिगत जो अनुभव है मेरे जीवन में, मैं जब पैदा हुआ तो मैंने अपने फादर को नशा करके लड़ाई झगड़ा करते हुए देखा, और 17 साल की उम्र में मैं भी नशे की चपेट में आ गया। उसके बाद लगभग मैं 20 साल नशे की चपेट में रहा, और पिछले 10 वर्षों से मैं नशा मुक्ति के क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ। तो मैंने देखा कि जो नशे का सबसे बड़ा आघात जो होता है वो महिलाओं और बच्चों के ऊपर होता है। जो हमारी सरकारें बेच रही हैं, चाहे वो बीजेपी बेच रही हो, चाहे कांग्रेस बेच रही हो, जो भी शराब या अन्य मादक पदार्थ यहाँ बिक रहे हैं, तो सरकार उस पर राजस्व कमा रही है। कोई शराबी शराब पी के मदमस्त हो रहा है, लेकिन उस मदमस्त शराबी का प्रकोप जो है
जब वो घर पहुंचता है तो वो महिलाओं के ऊपर और बच्चों के ऊपर ही निकलता है। हमने समाज में हम बहुत सारे स्ट्रीट चाइल्ड देखते हैं जो घर से भागे हुए हैं, कचरा बीन रहे हैं। तो बहुत से हमारे यहाँ हम लोग बच्चों का चाइल्ड रिहेब चलाते हैं। तो उन बहुत से बच्चों से जब पूछा गया कि भाई तुम घर से क्यों भागे, तो उन बच्चों का कहना था कि हमारा जो पिता था वो हमको रोज नशे में बेरहमी से मारता था, हमारी माँ को मारता था, हमको मारता था, और हमको समझ में नहीं आता था क्या करें। तो एक दिन वो बच्चा, उसको कुछ नहीं समझ में आया, तो वो कहीं भी बैठ गया, कहीं भी दौड़ गया, किसी भी ट्रेन में लटक गया, बस पे लटक गया और भाग गया। तो उस नशे का प्रकोप उन बच्चों के ऊपर होता है। और आप देखिए कि दुर्भाग्य की बात है, जो बच्चे स्ट्रीट चाइल्ड हैं जो रोडों पे रह रहे हैं, रेलवे स्टेशनों पे बहुत बड़ी संख्या इनकी मिलती है, कोई सा भी शहर हो, तो इन शहरों में जो बच्चे हैं इनका 85% बच्चे जो है वो एडिक्टेड है। और इनमें से अधिकतर बच्चे इनहेरेंट ले रहे हैं, पंचर बनाने का सॉल्यूशन या फर्नीचर चिपकाने का जो बॉन्ड आता है वो ले रहे हैं। बहुत से बच्चे गांजा भी पी रहे हैं। और ये जो 85% बच्चे हैं, इनके इनके पास, इनके ऊपर कोई गार्जियनशिप नहीं है। सरकारें काम कर रही हैं, बाल कल्याण समितियां काम कर रही हैं, लेकिन उनकी भी एक सीमा रहती है, वो कुछ समय तक इनको रख पाते हैं, उसके बाद इन्हें छोड़ते हैं। इनको फिर घरों में, इनके घरों पे दिया जाता है। इनके घरों में इन्हें वही माहौल मिलता है कि पिता नशा कर रहा है, बहुत से केसों में माँ नशा कर रही है। ये फिर उसी माहौल में जाते हैं और ये फिर एडिक्टेड हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें जरूरत है कि जो लोग गार्जियनशिप के योग्य नहीं है, हमको तय करना होगा कि कौन लोग बच्चे पालने योग्य हैं और कौन बच्चे नहीं पालने योग्य है। तो जो बच्चे पालने योग्य नहीं है, उन लोगों से हमको गार्जियनशिप छीननी होगी। और सरकार को कुछ ऐसी व्यवस्था बनानी होगी कि उन बच्चों को बड़े होने तक, बालिग होने तक, समझदार होने तक अपने पास रखें, क्योंकि वो बच्चे लावारिस दौड़ रहे हैं। और ये बच्चे, इन बच्चों का मेरा इतना खतरनाक अनुभव है कि ये बच्चे मुंह के अंदर ब्लेड लगे रखे रहते हैं, कॉलर के अंदर ब्लेड रखे रहते हैं, ये नशा करने रहते हैं। मेरे एक पहचान के हैं चाइल्ड लाइन में, जोशी जी, तो उन्हें पकड़ने जाओ ना तो वो लगातार ऐसे इतने नशे में वो रहते हैं कि उनकी भावनाएं शून्य हो चुकी है, उनको अपराध करने से कोई डर नहीं लगता है। उन बच्चों में से बहुत से को मालूम है कि हमारा कुछ नहीं होना है, तो वो बच्चे किसी को ब्लेड मार देते हैं। और ऐसे बच्चों को, ऐसे ये जो स्ट्रीट चाइल्ड है, इनका इनका जो है, इनका एब्यूज भी बहुत हो रहा है, चाहे वो बच्चा हो या बच्ची हो। उनको उनको उनका शारीरिक शोषण किया जा रहा है नशे के नाम पे, कि लालच दे के, कुछ दे के। तो इन बच्चों की, ये जो एडिक्टेड बच्चे हैं, इनके ऊपर हाँ सरकारों को और समाज को ध्यान देने की जरूरत है कि ऐसे लोगों से, ऐसे माँ बाप से उनकी चाइल्डशिप ली जाए। और हमारे यहाँ जो बच्चे हैं वो, जो एक एवरेज एज हो गई, एवरेज एज जो नशा शुरू करने की, मादक पदार्थों के सेवन की जो एवरेज एज है, वो लगभग 12 साल हो गई है। कि 12 साल से कम के भी बच्चे चालू कर देते हैं। मेरे यहाँ जो बच्चा एडमिट है, सबसे छोटा जो नशा करता हुआ पकड़ा गया है, वो 6 साल का है। 7 साल के बच्चे, 8 साल के बच्चे, ऐसे बच्चे हमारे स्लम में, ऐसे बच्चे हो गए। अब जो बच्चा 6 साल, 7 साल, 8 साल में नशा, मादक पदार्थों का सेवन करने लगा है, उसका मस्तिष्क क्या डेवलप होगा। और वो तो पूरे टाइम नेगेटिव, नकारात्मक विचारों से घिरा रहेगा ना। वो क्या करेगा, वो उसका उसका भविष्य जो है वो अपराधी होना तय हो गया है। वो चोरी करेगा, वो लूट करेगा, वो डाका डालेगा, उसका मस्तिष्क एकदम कुंद हो चुका है, वो अपराध करेगा, वो हत्याएं करेगा। तो अगर हम इन बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये जो एडिक्टेड बच्चे हैं, ये जो एडिक्टेड लोगों के जो बच्चे हैं, जो नशे में ग्रस्त लोगों के बच्चे हैं, इन पे अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो इसका परिणाम केवल उन परिवारों को नहीं भुगतना पड़ेगा, इसका, इनका ये जो रिजल्ट आएगा ना, ये पूरी सोसाइटी को भुगतना पड़ेगा। हम लोगों को इस पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। बच्चों को बहुत ही आसानी से, जो वो सूंघ रहे हैं, फर्नीचर बॉन्ड सूंघ रहे हैं, पंचर बनाने का जो ट्यूब सूंघ रहे हैं, बहुत आसानी से मिलता है। ग्राहक को क्या करना है, वो दूसरे लोगों को 30 रुपए का देता है, इन बच्चों को 35 रुपए का, 40 रुपए का देता है। मैं देखता हूँ कि हम किसी भी चौराहे पे देखेंगे, छोटे बच्चे, 6 साल के बच्चे, 7 साल के बच्चे, आपके पास एक शाम का अखबार लेके आएगा चौराहे पे देने के लिए। वो अखबार बच्चा बेच कैसे सकता है भाई? 5-6 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा अखबार बेच रहा है, हम लोग देख रहे हैं। और वो बच्चा बेच के क्या कर रहा है? 2-2 रुपए इकट्ठा कर रहा है, वो बॉन्ड लेके आ रहा है और सूंघ रहा है, नशे में हो रहा है, अपराध कर रहा है।
तो हमको जरूरी है हमारे आसपास जो हो रहा है सभी को रोकने की जरूरत है। हम उन बच्चों से वो अखबार नहीं खरीदें और हम कहीं ना कहीं इसके ऊपर ध्यान दें कि ये क्या क्यों हो रहा है। हम बच्चों में जागरूकता लाने के लिए हम भी जाने, हम भले ही हमारे यहाँ कोई बच्चे नशे नहीं करते, हम जाने, हम लोगों को बताएं उन मादक पदार्थों की स्थिति। क्योंकि एक सर्वे बताता है कि जो लोग हमारे देश में लगभग 28 करोड़ लोग मादक पदार्थों का सेवन करते हैं। 28 करोड़ मतलब कि लगभग अमेरिका के बराबर की जनसंख्या के लोग नशा करते हैं। इसमें से 16 करोड़ शराब लेते हैं और 12 करोड़ अन्य ड्रग्स लेते हैं, गांजा, चरस, टेबलेट, इंजेक्शन। ये रिपोर्ट बताती है, जो सर्वे हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ सब्सटेंस यूज इन इंडिया, कि इनमें से 7.5 करोड़ लोग प्रॉब्लम यूजर हो गए। 7.5 करोड़ लोगों का प्रॉब्लम यूजर मतलब कि वो नशा करने की वजह से खुद प्रॉब्लम में आ गए, उनका परिवार प्रॉब्लम में आ गया और उनकी वजह से सोसाइटी प्रॉब्लम में आ गई। 7.5 करोड़ लोग, मध्य प्रदेश की जनसंख्या है 7.5 करोड़। और इन बच्चों, हमारे पास जो नशा पीड़ित आते हैं उनमें से पूछते हैं कि भाई कैसे तुम इसमें फंसे, तो अधिकतर का कहना रहता है कि उनके एक दोस्त ने उनसे कहा कि यार एक बार लेके देख, मजा आएगा। और ये दुर्भाग्य है कि इन पदार्थों को लेने पे अच्छा लगता है, हमारे माइंड में डोपामिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है, तो वो बच्चे अधिकतर एक बार ही लेके देखना चाहते थे। मैं अपने जीवन में 20 साल फंसा रहा नशे में। मेरे दोस्त ने कहा था एक बार लेके देख, मैंने कहा नहीं यार, खराब चीजें। उसने कहा अबे डर क्यों रहा है, एक बार लेने से कुछ थोड़ी ना होता है। मुझे नहीं पता था कि एक बार लेने से क्या होगा, और मैं एक बार ही लेना चाहता था। और उसके बाद मुझे वो 20 साल मजबूरी में लेना पड़ा। और मैं चाहता था कि मैं बंद कर दूं, मैं छोड़ दूं, लेकिन मैं वो नहीं कर पा रहा था। और हमारे यहाँ लोगों को मालूम नहीं है कि नशा एक बीमारी है। WHO ने 1964 में एडिक्शन को बीमारी में डाल दिया था। हमारे यहाँ आज भी इसे एक बुरी बात मानते हैं, एक नैतिक पतन मानते हैं, एक एक बुरा, एक नशेले को बुरा आदमी माना जाता है, बीमार आदमी नहीं माना जाता। लेकिन WHO के अनुसार जो कुछ व्यक्ति होते हैं जिनका अपने मादक पदार्थ के उपयोग पे नियंत्रण समाप्त हो जाता है, वो चाहकर भी उसे बंद नहीं कर पाते और उनकी यूजिंग लगातार बढ़ती जाती है, वो शारीरिक और मानसिक रूप से निर्भर हो जाते हैं। हमारे देश में जो 28 करोड़ लोग मादक पदार्थों का सेवन करते हैं उनमें से 7.5 करोड़ को ये बीमारी हो चुकी है। तो एक बार अगर आप किसी मादक पदार्थ का सेवन करते हैं तो 27% चांसेस है कि आप जीवन भर के लिए उसमें फंस जाएंगे, आप निकल नहीं पाएंगे। मेरा अनुभव है, पिछले 10 साल से मैं नशा मुक्ति से जुड़ा हूं। जो लोग फंस गए हैं वो चाहते हैं निकलना। ये रिपोर्ट जो मैंने आपको बताई, सर्वे भारत सरकार का एम्स ने किया है, कि 6 करोड़ लोग चाहते हैं कि हम बंद कर दें, हम निकल आए इसमें से बाहर, लेकिन वो चाह कर भी नहीं निकल पा रहे हैं। हमारे यहाँ धारणा है तो अभी भी उसको एक बुरा व्यक्ति मानने की है, उसको बीमार व्यक्ति मानने की नहीं है कि ये नशा पीड़ित है, ये विक्टिम है। लेकिन ये बीमारी ऐसी बीमारी है, एडिक्शन की बीमारी, कि इसमें जो विक्टिम होता है वो विलेन बन जाता है। वो विक्टिम उस बीमारी में फंस के ऐसे काम करने लगता है कि लोग उससे नफरत करने लगते हैं। वो विक्टिम उस बीमारी में फंस के ऐसे काम करने लगता है। आपकी आवाज गड़बड़ हो रही है, एक माइक बंद कर लेंगे तो क्लियर रहेगी। जी मेघा दीदी, आप आज सेंटर पे हैं, आप कुछ अनुभव शेयर करना चाहती हैं, उनसे कुछ बातचीत करना चाहती हैं? आज हम बंद करेंगे। जी भाई साहब, आज हम बैठे हुए हैं। बच्चों को इसलिए नहीं है क्योंकि बच्चों की पहचान इन्होंने आज शुद्धिकरण से अपने जीवन में परिवर्तन लाया। हमारे साथ हैं निक्की जी। निक्की जी, आप अपना अनुभव बताएंगे, कैसा रहा आपका अनुभव, या किस तरह से आप नशे में आए और कैसे छुटकारा मिला? नशा करता था, मेरी ऐसी स्थिति हो गई थी, मरने की स्थिति में आ गया। उसके बाद मैं खुद ही नशा मुक्ति में भर्ती हूँ। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, वॉइस क्लियर नहीं है बिल्कुल। काम नहीं कर रहा, नेटवर्क नहीं है। आवाज आ रही है बेटा? वॉइस क्लियर नहीं हो पा रही है जी, नहीं आ रही आवाज। मैं इनके फोन से कनेक्ट कर रही हूँ।
जी जी आप कर लीजिए, नहीं तो हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़े। जी इधर ये गौरव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं नशा मुक्ति केंद्र से। हाँ गौरव जी, आप बताएं आपका कैसा अनुभव रहा, परिवार पे इसका क्या प्रभाव पड़ा, आपने नशा लेना शुरू किया उसका? नमस्कार, मैं गौरव मूलचंदानी हूँ और मैं करीब 12-13 सालों से नशा कर रहा हूँ, शराब का सेवन कर रहा हूँ। और शराब के सेवन के कारण मेरे घर परिवार में भी बहुत समस्याएं हुई, मेरे साथ भी बहुत समस्याएं हुई और जिससे मेरी मानसिक आर्थिक हालत, सामाजिक हालत खराब हो गई। लोगों ने बात करना तक बंद कर दिया, परिवार वालों ने बात करना बंद कर दिया और बच्चे तक भी नहीं पूछते थे। मतलब बहुत ही गंदी हालत हो गई। अभी मैं नशा मुक्ति केंद्र से जुड़ा हूँ और तो अब नशे से दूर हूँ। 2 साल से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, तो एक हमारे साथ आपका पूरा परिवार ही बिखर गया नशे की वजह से। आपके नशे के अनुभव के आधार पे आप कुछ संदेश देना चाहेंगे कि नशा बंद होना चाहिए, प्रतिबंधित होना चाहिए? नमस्ते सर, मैं नितिन दुबे सागर से यहाँ नशा मुक्ति केंद्र में 2 साल से भर्ती हूँ। यहाँ पर रहने से मुझे बहुत कुछ सीखने मिला नशा के बारे में और मैं यही चाहता हूँ कि मेरे ही जैसे अगर सब लोग हो जाएं नशा छोड़ने से तो देश बहुत अच्छा हो जाएगा और समाज भी बहुत सुधर जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि अगर यहाँ सब आते रहे, इसी तरह सुधर के अच्छे जाते रहे तो हमें कहीं झुकना नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर हम नशा मुक्ति केंद्र में हैं तिवारी जी के यहाँ रह के मुझे बहुत कुछ सुधार आया मुझ में और अनुभव यही है कि मेरा तो 100% मुझ में सुधार है नशे के प्रति। और आगे सबसे यही आशा करेंगे जो भी यहाँ आए या कहीं भी जाए तो नशे से दूर ही रहें और अपने परिवार को, समाज को बचा कर चलें। जी हमारे साथ एक अंतिम कैंडिडेट और है। नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप पारे है। मैं पिछले 1.5 साल से यहाँ पर सरस्वती नशा मुक्ति केंद्र में हूँ, तिवारी जी के केंद्र में। मैं नशे से काफी पीड़ित था और काफी हद तक मैं आर्थिक रूप से और शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से खत्म हो चुका था। लेकिन जैसे मेरे फैमिली वालों ने यहाँ इंक्वायरी करके तिवारी जी के केंद्र में डाला, मैंने महसूस किया, अनुभव किया कि नशे ने जो तकलीफें और दुष्प्रभाव मेरे अंदर डाले थे वो धीरे धीरे करके वो बाहर निकलते गए और वो चीजें मेरे अंदर से हटी। और मैंने अनुभव किया कि जो चीजें मेरे अंदर दुष्प्रभाव डाल रहे थे नशे के कारण, वो धीरे हटती गई और एक नई जीवन की ओर मुझे जोड़ती गई। और आज मुझे पूरा 1 साल हो गया कि मैं नशे से दूर हूँ और मैं आगे भी ये आशा कर रखता हूँ अपने आप से कि मैं इससे हमेशा के लिए दूर रहूँ। धन्यवाद मेघा दीदी, आपकी पूरी टीम। यहाँ जानकारी मिली कि अब तक यहाँ करीब 2000 बच्चे इस केंद्र से स्वस्थ होकर अपने परिवारों के बीच विस्थापित हुए हैं। धन्यवाद। एक अच्छा कार्य कर रहे हैं और आज हमने नशे की भयावह स्थिति पे भी बातचीत करी, समझा क्या होती है। चले तो पांव के नीचे कुचल गई कोई सह, नशे की झोंक में देखा नहीं कि दुनिया है। नशा करने वाले आदमी को कोई होश रहता नहीं है कि वो क्या काम कर रहा है। हम अगले सत्र की तरफ चलते हैं, अगले सेगमेंट की तरफ। राधा मिश्रा जी की टीम जुड़ी हुई है सतना के साथ, बच्चे इंतजार कर रहे हैं। हमारा जो अगला सेगमेंट है बालों से संवाद, ये नशे का जो हमारा ये 1 हफ्ते का पूरा सप्ताह हमने चलाया है, उसमें हमने अलग अलग राज्यों में कई जगह पे कई सारे कार्यक्रम किए हैं। उसी तारतम्य में बालकों से संवाद के लिए हम चलते हैं सतना की तरफ। राधा जी चेयरपर्सन है CWC सतना की और कोर टीम की सदस्य हैं चाइल्ड कंजर्वेशन भोपाल की। राधा जी, ओवर टू यू। राधा जी। जी नमस्कार सर। राधा जी जी मेरी वॉइस आ रही है सर? जी आ रही है जी। वेबिनार में जुड़े सभी लोगों को नमस्कार। आज के बालकों से संवाद श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। मेरे सामने नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हुए हैं और हम लोगों के पास समय भी कम है, तो मैं फिर भी सचिव महोदय जी, मैं आपसे 2 मिनट लेना चाहूंगी क्योंकि बच्चों ने मुझसे पूछा है ये CCF क्या है, तो मैं तो CCF के बारे में शॉर्ट में बताना चाहूंगी।
सीसीएफ की स्थापना जो है बाल देखभाल के प्रति गहरा प्रभाव पैदा करने के लिए की गई है। ये बच्चों के सर्वोत्तम हितों में काम करने वाला संगठन है। बच्चों का विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, उनके जीवन शैली में संशोधन के लिए संगठन प्रतिबद्ध है। सीसीएफ बालकों के अधिकारों, देखभाल व संरक्षण, उनके जीवन स्तर में सुधार और बच्चों के समग्र संरक्षण पर काम करने, बच्चों को समाज की सुसंगत धारा से जोड़ने का प्रयास करने वाला संगठन है। मेरे साथ विनायक पब्लिक स्कूल हायर सेकेंडरी के संचालक, प्यारे प्यारे बच्चे, मेरे बाल कल्याण समिति की 2 मेंबर चंद्रकिरण श्रीवास्तव मैडम, जानवी मैडम और यहाँ के समस्त टीचरगण भी बैठे हुए हैं। मैं आर्यन त्रिपाठी सर से अनुरोध करूंगी कि वह शॉर्ट में संस्था के बारे में जरूर कुछ अपने अनुभव शेयर करें। माइक कीजिए, माइक सभी को नमस्कार। मैं आनंद त्रिपाठी, डायरेक्टर विनायक पब्लिक स्कूल। मैं सीसीएफ ये सभी मेंबरों को मैं स्वागत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मैं सर्वप्रथम मैं चेयरमैन फाउंडेशन इंडिया के चेयरमैन डॉक्टर राजेश शर्मा जी एवं डॉक्टर कृपा सिंह जी जो सेक्रेटरी हैं सीसीएफ के, और हमारे चाइल्ड CWC के मेंबर और चेयरमैन डॉक्टर राधाकृष्ण जी, मैं सभी को और हमारे विनायक पब्लिक स्कूल के सभी बच्चे, मैं सभी को आपको सादर प्रणाम करता हूँ। मैं आज हम लोग के लिए बड़ा सौभाग्य की बात है कि जो 104 नंबर का ये प्रोग्राम हमारे विनायक पब्लिक स्कूल के लिए हो रहा है। मैं आशा करता हूँ कि आगे जो भी प्रोग्राम ऐसे ऑर्गेनाइज हो, हमारी संस्था को इसमें शामिल किया जाए और जितना भरसक प्रयास होगा मैं हर तरह से इसे अच्छा से अच्छा करने का मैं प्रयास करूंगा। यही मैं आपसे निवेदन करता हूँ। धन्यवाद। बच्चों से हम बातचीत करेंगे, कोई संवाद हो बच्चे जी। बच्चों, आप लोग नशे के बारे में क्या जानते हैं? आप कुछ बताएगा? आप लोगों में से आपने सारा कार्यक्रम सुना है? बच्चों के साथ संवाद इसलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जी। मेरे सामने बच्चे बैठे हुए हैं। आज हम लोगों का विषय भी है विश्व नशा मुक्ति दिवस भी है आज, अंतरराष्ट्रीय। तो बच्चे कुछ अपना नशे के बारे में, कोई बच्चा अगर यहाँ जानता है नशा क्या होता है, कोई बच्चा अगर बताना चाहे तो। I am Sakshi from class 10th. नशा, गुटखा, ड्रग्स एंड ड्रिंक, ये सब नशा होते हैं, इनको बंद कराया जा सकता है। और मेरा निवेदन है कि नशा को बंद कराया जा सकता है। ये सबसे 12 से लेकर 18 ईयर के स्टूडेंट्स ज्यादा करते हैं इनको। हमारे घर में पेरेंट्स भी कुछ करते हैं और घर आके मम्मा लोगों के ऊपर हाथ भी उठाते हैं, गलत गलत काम भी करते हैं नशा करने के बाद। तो इनको सच मना कराया जा सकता है। आपके घर का कोई सदस्य अगर नशा करता है तो आप लोग क्या चाहते हैं कि किस तरह से नशा से उनको हम लोग दूर कर सकते हैं? और एक गलत चीज है, इनको नहीं करना चाहिए। और भी बच्चे कोई अपने नशे के बारे में अगर बता सकते हैं कि इस पे सरकार की क्या भूमिका होगी? बैन करती है, बैन होते हैं नशा वाला। मैं इशिका त्रिपाठी, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि सरकार इसमें मतलब जितने भी नशे की पदार्थ बैन हो जाए, मतलब पूरा इंडिया और सब बिल्कुल नशा मुक्त रहे। इससे बहुत सारी परेशानियां भी होती हैं, जैसे लोग नशे में बहुत सारी मतलब बेकार हरकतें कर देते हैं, बहुत सारी तो बीमारियां भी नशे में बहुत होती है, जैसे ड्रग्स वगैरह हो गए, बहुत सारी चीजें होती है। शराब बंद कर देनी चाहिए। मतलब बहुत सारी इसमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, मतलब लोग नशा करते हैं, फिर इधर उधर पड़े रहते हैं और लड़ाई वगैरह बहुत चीजें होती हैं। बच्चों के लिए कई कानून बने हैं, बच्चों के कई अधिकार हैं।
कोई बच्चा बता सकता है कि आपके क्या क्या अधिकार है, आप इससे अवैध हैं? My name is Rizwan, the class of class 8. बच्चों के अधिकार जैसे सभी लिंगों को बराबर समझना चाहिए, घर पे बात नहीं करना चाहिए, और बच्चों जैसे स्कूलों के पास जो पाठ की टपरियां वगैरह होती है उन्हें बंद करा देना चाहिए, और पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और कोई बताएगा और क्या क्या अधिकार है? My name is Anmol Shukla. सभी को पढ़ना चाहिए और अच्छे काम करना चाहिए, सभी को अच्छी अच्छी नौकरियां करना चाहिए, और नशा वगैरह बिल्कुल भी न करना चाहिए क्योंकि वो शरीर को खोखला कर देती है। सभी को इंजीनियर डॉक्टर बनना चाहिए। सभी को अच्छी पूजा पाठ करके स्कूल आना चाहिए और पढ़ाई वगैरह करना चाहिए। सभी अधिकारों में ही आता है, कहीं ना कहीं सम्मिलित है ये सारी चीजें। जी बेटा, आप क्या बोलना चाहोगी? My name is Rohit, party from class 7. Actually, our first topic is the master. Our first topic is playing is right for our health, and it's make us physically and mentally fit. And then I talk to about the exposed drugs and I think बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जैसे पान गुटखा ये सारी चीजें हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती, हमें ये सब नहीं करना चाहिए। हमने बहुत से बच्चों को देखा है, मतलब बहुत से अनाथ बच्चों को जो ये सब करते हैं ड्रग्स एंड बहुत टाइप की चीजें। इन सब बच्चों के राइट्स हमें मतलब एक क्लैरिटी होना चाहिए। बहुत सी जगह हमने देखा है कि लड़कियों पे और लड़कों पे मतलब ये भेदभाव होता है, ये सब नहीं होना चाहिए। सब एक क्वालिटी होनी चाहिए। All students are equal with there are many children who need इनको बहुत सारी मतलब स्टडी की इनको स्टडी प्रोवाइड नहीं होती है। अभी आप देख रहे हैं कि नगरीय विकास चुनाव चल रहा है ना, तो आप लोग क्या चाहते हैं कि जो घोषणा पत्र बनता है उस पर बच्चों को क्या क्या जगह मिलनी चाहिए, उनके लिए क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए, मैनिफेस्टो में क्या पॉलिसी आनी चाहिए, क्या एजेंडे होने चाहिए, बताओ मुझे। जो स्कूल पे ग्राउंड में जो स्कूल्स होती है तो उस पे नेटवर्किंग एरिया होनी चाहिए और नेटवर्किंग एरिया होनी चाहिए स्कूल में। लाइब्रेरी एंड अदर इंग्लिश स्कूल्स होनी चाहिए एंड यहाँ पर टीचर भी उपस्थित है सारे। मैं चाहूंगी कि आप भी नशा मुक्ति पर या बच्चों के अधिकारों पर कुछ बोलना चाहते हैं तो स्वागत है आप। मैम प्लीज, क्या नाम आपका? मैम रेणुका मैम। नशे के बारे में से कितना बोलूंगी कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है तो उसे नशे से कराया जाए और हमें नशे से संबंधित बहुत सारे जो कानून है वे लागू किए जाए और कड़ाई से उसका पालन किया जाए।
जिससे कि इस नशे से आने वाली पीढ़ी को बचाया जा सके और जो पीढ़ी हमारे देश का भविष्य है, उज्जवल भविष्य है, उसे हमें बचाना चाहिए, इस नशे से दूर रखना चाहिए और उसे एक उज्जवल भविष्य, स्वच्छ भविष्य देना चाहिए, पढ़ाई लिखाई की सुविधाएं देना चाहिए और उन्हें जो अधिकार दिए गए हैं उन अधिकारों का भी कड़ाई से पालन करना चाहिए, जिससे उन्हें अच्छी शिक्षा मिल सके, अच्छा स्वास्थ्य मिल सके और अच्छे आगे चल के रोजगार मिल सके। और इन सब चीजों से, नशा से और जो बलात्कार हमारे देश में बच्चों के साथ हो रहे हैं, उन सबसे उन्हें पूरी दूर रखा जा सके, जिससे कि उनका भविष्य उज्जवल हो सके। तो ये सारी चीजें। थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन। स्कूल की संचालिका भी हमारे साथ, मैं चाहूंगी वो भी अपना व्यू। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम। आई एम संगीता त्रिपाठी, प्रिंसिपल ऑफ विनायक पब्लिक स्कूल। मेरा मानना है कि नशा है हमारी सोसाइटी की बहुत ही बुरी चीज है और केवल सोसाइटी जो है हमारी हर घर पे मिलकर बनती है और हर घर पे जो है नशा किया जाता है। अगर हर घर में इस चीज का संकल्प ले किया जाए कि हमें नशे को अपने घर से दूर भगाना है, सोसाइटी से, पूरे देश से, वर्ल्ड से ही कहा जाए तो नशा दूर हो सकता है। अगर केवल गवर्नमेंट के लिए है तो गवर्नमेंट से कोई कोशिश करनी चाहिए कि इस पे बैन लगाना चाहिए और मेरा मानना है कि इस पे पूरी तरीके से इसके प्रोडक्शन को ही बंद कर देना चाहिए। जब प्रोडक्शन ही नहीं होगा, मार्केट में चीजें अवेलेबल ही नहीं होंगी तो लोगों की पहुंच तक वो पहुंच ही नहीं पाएंगे। और अभी फिर जो प्रॉब्लम से रिलेटेड आ रही है तो उसमें गवर्नमेंट के लिए अलग से बजट लाना चाहिए, महिला बाल विकास और जो बाल संरक्षण से रिलेटेड जो प्रोग्राम जो भी बजट आते हैं वो एक ही आते हैं, तो महिलाओं का बजट अलग होना चाहिए और बच्चों का बाल संरक्षण से रिलेटेड बजट है वो अलग होना चाहिए। बच्चों में भी बहुत से पीछे के बच्चे हो रहे हैं, उनके लिए शेल्टर होम की अलग से व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि उन बच्चों को वहाँ पर आश्रय मिल सके, उनकी सही देख रेख हो सके। और ऐसा नहीं कि बच्चे समय के साथ ठीक नहीं हो सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ कहा जाए उनके साथ समस्याएं होती हैं जिसके कारण वो ऐसा होता है कि समय के साथ बच्चे सही देख मिले, सही की अगर देख की जाए तो समय के साथ वो ठीक भी हो सकते हैं। तो मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि मतलब बच्चों के लिए अलग से बजट की व्यवस्था की जाए और महिलाओं के लिए बजट की व्यवस्था अलग की जाए। धन्यवाद जी, धन्यवाद। राधा जी की टीम और हमारा संगठन जो है वो इस विषय पर काम कर ही रहा है। मेरी बाल कल्याण समिति के सदस्य जानवी त्रिपाठी जी हैं, वो भी अपना कुछ व्यू रखना चाहती हैं। नमस्कार, मैं जानवी त्रिपाठी। मेरा यहाँ सभी बैठे, यहाँ ज्यादातर अभिभावक भी है और जितने हमारे वरिष्ठ लोग हैं उन सभी से निवेदन है कि अपने घर के बच्चों को एक नंबर रखा है 109 में। बच्चा अगर कभी अकेला पड़ रहा है तो इस नंबर पर कॉल करते हैं। और वैसे देश में नशे की तो बहुत भयानक स्थिति हो गई है। आप लोग और हम सब CWC मेंबर मिल के सारे लोग काम कर ही रहे हैं और अभी इसमें बहुत सारा काम करने की आवश्यकता है। हमारे सपना में तमाम बच्चे नशे में लिप्त पड़े मिलते हैं, बस्तियों में नशे में पड़े हैं। मैं कई बार बस्तियों में जाती हूँ सर, तो सुबह से लोग नशा कर देते हैं। मैं उनके बीच बैठ के बात भी करती हूँ तो उन्हें लगता है कि नहीं सब कुछ नशा ही है। कई लोगों को मैं अपने घर तक, कई बच्चों को मैं अपने घर तक लेके आती हूँ कि चलो मेरे घर आओ, मेरे घर बैठो, मेरे से बात करो। तो ऐसे करके बहुत सारी चीजें होती हैं कि अगर हम उनके बीच में बैठ के और उनको समान भाव देने लगे कि हम यहाँ इनके पास में बैठ के इनको सारी चीजें बता रहे हैं तो उनको समझ में आएगा कि हमारे घर का माहौल और इनके घर के माहौल में बहुत अंतर पड़ता है, फर्क पड़ता है। तो उससे भी बहुत सुधार है। धन्यवाद। थैंक यू राधा जी। और किसी को बात कुछ कहनी है? जी, चांदनी जी को कुछ बोलना है, पूछ लें अगर बोलना है, किसी को कुछ कहना है तो। जब अपन क्वेश्चन आर रखेंगे उस समय पूछ लें, इसको आगे बढ़ा लो। हाँ ठीक है, ठीक। तो अभी हम एक प्रश्न, राधा जी हम थोड़ा हम आगे चलते हैं, फिर एक प्रश्न उत्तर सत्र रखेंगे बच्चों के साथ, तब सारी बातें करेंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी जुड़ गए हैं हमारे साथ। सर एक बच्ची बस लास्ट वो अपना बोलना चाह रही है। ठीक है। गुड आफ्टरनून।
My name is Sukriti Pandey. 28 lakhs of adults is necessary for 5 millions of children necessary और 12% अगर के पेरेंट्स कर रहे हैं इसको हमको रोकना चाहिए और हमें इस सब चीज़ से इसको दूर करना चाहिए। जो हमारे चिल्ड्रन है वो हमारा फ्यूचर है, हमारे देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगर ये नहीं करके रहेंगे तो आपका देश क्या होगा? तो हमको ऐसे को बंद करना चाहिए और इसके लिए मेडिकल्स वगैरह सब खोलने चाहिए और बार्स वगैरह बंद करने चाहिए। थैंक यू। ठीक है, अच्छा बेटा, बिल्कुल इस पे हम काम कर रहे हैं और करेंगे भी। हम आगे चलते हैं, हमारा समय भी पूरा होने वाला है। इसके बाद प्रश्न उत्तर सत्र रखेंगे। जे एक्ट में धारा 77 और 78 77 एक्सक्लूसिवली इसी के लिए है कि अगर कोई नशा करता है तो उसके लिए क्या प्रावधान है। 7 साल की सजा से लेकर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना है। तो बाल कल्याण समितियों को इस पर भी थोड़ा काम करने की आवश्यकता है। अब मैं आज के अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए आदरणीय डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा से आग्रह करूंगा कि वो इस कार्यक्रम और इस पूरे सप्ताह चले हुए कार्यक्रम के बारे में हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय डॉक्टर राघवेंद्र जी। हमारे जो जिन सेंटरों पे हमें जाना था सभी यात्रा हो गई हमारी, सभी सेंटरों पे पहुंच गए क्या? अजी भाई साहब, लगभग सभी जगह हमारी बात हो गई। चलिए, बहुत अच्छा। आज सबसे तो पहले आदरणीय नेहा जी और कांग्रेस पार्टी से संगीता जी, मैं दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने राजनीतिक व्यस्तता भरे जीवन में से बच्चों के लिए समय निकाला। सामान्यतः ऐसा कहा जाता है कि चूंकि बच्चे वोट नहीं होते हैं, बच्चे वोट ना होने की वजह से राजनीतिकों के राजनेताओं के एजेंडे में नहीं आते हैं। वो ये एक बड़ी विडंबना है, जबकि हम देखें कि आगे भविष्य वो यही है। टोटल पॉपुलेशन जो है हमारी, उसका 41% 0 से 18 वर्ष तक के बच्चे ही होते हैं और इन 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों पर बाकी जो 59% आबादी है उसका भार भी है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, लेकिन इस प्रजातंत्र की पद्धति में वोट ना होने की वजह से वो शायद उपेक्षित महसूस करते हैं। ये हम सब के लिए बड़ी चिंता का विषय है। लेकिन आज जिस तरह से अपने अपने मैनिफेस्टो के बारे में आप दोनों ने बोला, ये सुनते हुए कवि की कोई पंक्ति याद आ रही थी। वो बोलते हैं, बादल इतना बरस रहे हैं, बादल इतना बरस रहे हैं, पौधे फिर भी तरस रहे हैं, माली पूछ रहा है रो रो कर, पानी कहाँ चला जाता है बह बह कर। तो वास्तव में पानी कहाँ चला जाता है, ये हम सबको विचार करने की आवश्यकता है। और यहाँ जितने लोग इस पैनल पर बैठे हुए हैं वो सभी वो लोग हैं जो बच्चों के लिए काम करते हैं। मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी की 2 पंक्ति याद आ रही थी। वो बोलते हैं, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलिस्म, आज सच से भय खाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, लगी कुछ ऐसी नजर, बिखरा शीशे सा शहर, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, पीठ में छुरी सा चांद, राहु गया रेखा फांद, मुक्ति के क्षणों में बार बार बन जाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। वास्तव में बच्चों को यही लगता है कि मैं इस आखिर कहाँ खड़ा हूं। उनको ऐसा लगता है मैं अकेला हूं कहीं ना कहीं। जब उसको ये भय होता है कि वो अकेला है, तभी बच्चे ऐसी किसी बुरी लत की तरफ को जाते हैं। तो हम सबकी यह जिम्मेदारी बनती है कि हम बच्चों को यह एहसास नहीं होने दें कि वो अकेले हैं। अगर हम यह एहसास उनका रोक लेते हैं तो मुझे लगता है कि हम बच्चों को सब तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं और उनको सही दिशा और सही दशा दे सकते हैं। तो हम सब के लिए बहुत अच्छी बात है। और आज हमने जो CCF के इस वेबिनार की श्रृंखला में जो नया प्रयोग किया है, वास्तव में मैं पूरी CCF की टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जिस तरह से राधा जी ने सतना में, हमारे त्रिपाठी साहब भी वहाँ सतना में हैं, छत्तीसगढ़ में नम्रता जी ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है, हरियाणा में खुरानिया साहब तो मैं कहता हूँ कि हम लोगों के आइडिया के रूप में पितामह जैसे हैं। वो बड़े अच्छे आइडिया होते हैं उनके पास। और हम सब लोगों की, लक्ष्मण जी अगर हमारी शक्ति हैं तो खुरानिया जी हम लोगों का आशीर्वाद है।
ऐसे ही सुप्रीम अजय खेमरिया जी, भोपाल में मेघा जी ने एक सेंटर में जाकर के जो बच्चों से बातचीत की है, ये वास्तव में अगर हम बच्चों के संपूर्ण चिंतन करना चाहते हैं, उनकी समस्या के समाधान के बारे में सोचना चाहते हैं, तो हमें यही करना पड़ेगा, यही सोचना पड़ेगा, यही इसका समाधान है। मुझे ऐसा लगता है एक बहुत चिंता करने वाली बात है, जो कई बार बच्चों में डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो किसी भी आधार पर हो, वो बच्चों को इस तरह की प्रवृत्ति की तरफ ले जाता है। इसलिए हमें समझना ये है कि बच्चों में किसी तरह का कोई भेदभाव ना हो। किसी ने लिखा है कि मुस्कुराता देख बेटी को मैंने पूछ लिया, मुस्कुराता देख बेटी को मैंने पूछ लिया, वह बोली पापा ने मुझे बेटा कह दिया है। तो वास्तव में हमें समझना है कि बच्चों की भावनाएं क्या होती हैं, और उनको ध्यान में रखते हुए, कोमल है भावनाएं, स्वाभाविक है। जैसे उन्होंने कहा कि नशे का असर जिस तरह से परिवार बच्चों पे होता है, वैसे ही मैं कहूँ कि युद्ध, जो दुनिया के अंदर युद्ध पिपासु देश हैं, जब युद्ध होता है तो उसका आखिरी परिणाम जो होता है वो बच्चों के ऊपर होता है। अंतिम जो मैं कहूँ कि सब कुछ खत्म होता है वो बच्चों का होता है। इसलिए चाहे वो युद्ध हो, चाहे वो नशा हो, चाहे वो उन अधिकारों को जहां उन्हें पहुंचना चाहिए थे वहां नहीं पहुंच पाते हैं, या हम किसी भी तरह के कोई अन्याय की परिधि की तरफ को जाते हैं, तो अंतिम प्रभावित होने वाले उसमें बच्चे ही होते हैं। और इसलिए हमें आवश्यकता इस बात की है कि हम इस पर कुछ करें। दोनों ने अपने अपने मैनिफेस्टो के बारे में बताया है। अगर जैसा कहा गया है वैसा मैनिफेस्टो हो तो मुझे लगता है कोई भी बच्चा परेशान नहीं दिखेगा। चाहे स्ट्रीट डॉग जैसी छोटी छोटी बातों का इंगित किया जी कह रही हैं, अगर वैसा ही हमारा मैनिफेस्टो करने लगेगा जैसा संगीता जी ने कहा है, और मुझे लगा कि चलते चलते तो थोड़ा सा ऐसा लगा कि राजनीतिक चीजें होने लगी, जबकि हम राजनीतिक चीजें नहीं चाहते थे। हम वास्तव में दोनों मिलकर के, हम समाज का प्रत्येक व्यक्ति मिलकर के, समाज का प्रत्येक दल मिलकर के, समाज का प्रत्येक वर्ग मिलकर के बच्चों के लिए क्या कर सकता है वो सोचने की जरूरत थी। मुझे दोनों भाषण सुनने के बाद मुझे लगा, दो पंक्ति मुझे भी याद आई, ना जात की बात करूंगा, ना धर्म की बात करूंगा, ना गर्व की बात करूंगा, ना शर्म की बात करूंगा। इंसान होने का वो महान फर्ज बस तुम अदा कर दो, इंसान होने का वह महान फर्ज तुम अदा कर दो। दुनिया में खुशी है, जिसमें दुनिया को खुशी हो, बस उसी धर्म की बात करूंगा, बस उसी मर्म की बात करूंगा। इसी धर्म और मर्म को समझने की आवश्यकता है सभी को। आज आप लोगों ने जो विचार व्यक्त किए हैं, और मैं कहूँ ये विचार नहीं है, ये हमारे मन के संकल्प हैं। आज जो हमने किया होगा नहीं किया होगा, मैं मानता हूं कि दोनों